नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैंग्रोव बायोम। जो मैंग्रोव बायोम है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कैसी स्थिति है, क्या क्या हम उससे बना सकते हैं और क्यों हमारे मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं के लिए क्यों वह उपयोगी है, और समुद्र और अन्य परिस्थितियों तंत्रों के लिए क्यों वह उपयोगी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब तक जिस किसी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाए, ताकि आप सभी के पास वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास आपको नोटिफिकेशन में आपके मिल जाए। आज हमारा टॉपिक रहेगा मैंग्रोव बायोम। ठीक है, टॉपिक क्या है? मैंग्रोव बायोम। मैंग्रोव बायोम्स, भारत में मैंग्रोव बायोम्स लगभग विश्व के कुल बायोम का 3% पाया जाता है। कुल बायोम का 3% पाया जाता है। मैंग्रोव बायोम एक वनस्पतिक तंत्र है जो प्रकृति की देन है, और भारत के जैसा अगर कुछ क्षेत्र के मैं नाम बताऊं, सुंदरवन हो गया, कचकरण हो गया, उड़ीसा वगैरह का क्षेत्र होगा, अंडमान निकोबार का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन क्षेत्रों में बहुत सारी जनजातियां भी रहती है। जैसे अगर सुंदरवन में बहुत सारी जनजातियां रहती है, तो इन जनजातियों के द्वारा यह कहा गया और साइंटिस्टों के द्वारा यह कहा गया कि इन बायोम से विभिन्न प्रकार की औषधि तैयार की जाती है, यानी कि जो आपके किस में काम आए, आपकी बीमारियों में काम आए, आपकी बीमारी से संबंधित काम आए। इस कारण एक तो एक कारण होगा, इसके कारण इसकी क्षति बड़े पैमाने पर हुई। एक तो ये कारण हुआ कि इसके कारण इसकी क्षति बड़े पैमाने पर हुई। सेकंड जो कंडीशन आती है वो सेकंड कंडीशन ये आई कि विभिन्न सड़कों, मालवाहक वाहनों के लिए सड़क का जो निर्माण किया गया, उनमें भी बहुत सारी मैंग्रोव जनजाति को नाश किया गया, यानी कि विनाश किया गया, जिसके कारण जो चक्रवात है और जो समुद्र में चक्रवात आते हैं तो वे क्या होते हैं, उसके कारण काफी मात्रा में अंदर तक घुस जाते हैं। अगर ये मैंग्रोव बायोम अगर वहां पर उपस्थित हो तो उस वक्त वो काफी मात्रा में इन चक्रवातों को रोकने में काफी सफल कारगर साबित होगी। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र है। अगर इस वाले क्षेत्र की बात करूं तो ये वाला कौन सा क्षेत्र है? सुंदरवन, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है, जिसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती है। उसके बाद में इस क्षेत्र में मैंग्रोव पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र मैंने बताया गुजरात वाला क्षेत्र, कच्छ वाला क्षेत्र। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में फिर उड़ीसा वगैरह वाला क्षेत्र, फिर नीचे केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र थे, उन पे जिक्र करेंगे। इनके अंदर पार्ट कौन कौन से आते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी झीलें इसमें रखी गई है। अगर इन क्षेत्रों की बात करूं, सुंदरवन में भी काफी बड़े पैमाने पर रोड का निर्माण किया गया है, वैसे ही कच्छ के क्षेत्र में भी रोड का निर्माण किया गया है, उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में भी रोड का निर्माण किया गया है। कुछ नदियां अवसाद लेकर आती है, उनके द्वारा भी इसका क्या हुआ है? नुकसान हुआ है काफी मात्रा में। तो ये क्या है? मैंग्रोव बायोम है, इनका नुकसान हुआ है किसके कारण? अवसादों के कारण, रोड बनाने के कारण, और अन्य लकड़ी यानी कि ईंधन के रूप में भी इसका क्या हुआ है? यूज हुआ है। तो इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है कि अगर कोई भी इस प्रकार की स्थिति को, यानी कि मैंग्रोव को काटता हुआ पाया जाए तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई और जेल, लगभग 3 से 4 साल तक की जेल भी की जा सकती है। सुंदरवन डेल्टा, सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा यानी कि ये वाला क्षेत्र भारत का क्या है? सबसे बड़ा, भारत का क्या है? सबसे बड़ा मैंग्रोव बायोम वाला क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव बायोम वाला क्षेत्र है। कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, इसके बाद में
जो सुंदरवन से अटैच राज्य है, यानी पश्चिम बंगाल से अटैच राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो सुंदरवन के अंतर्गत पाए जाते हैं, जैसे भीतरकनिका अभ्यारण्य और चिल्का झील मैंग्रोव बायोम के अंतर्गत रखी गई है। वैसे ही कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में ये वाला क्षेत्र जो है, और नीचे इसी के खंबात की खाड़ी, यानी कि जो ये इस टाइप से ये बना हुआ है, ये इसके इस वाले साइड में, यानी कि इसके साउथ वाले साइड में क्या है? खंबात की खाड़ी, और नॉर्थ वाले साइड में क्या है? कच्छ की खाड़ी। तो ये दोनों के दोनों क्षेत्र किसमें सम्मिलित किए गए, किसमें शामिल किए गए है? आपके मैंग्रोव बायोम में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले किसका स्थान था? सुंदरवन का। फिर दूसरे नंबर पे किसका स्थान आया था? दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज्यादा कहीं पर वनस्पति पाई जाती है तो गुजरात में। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है आपका ये वाला जो क्षेत्र है, अगर नहीं दिख रहा है मैप में, यानी कि मैप का आपको नहीं दिख रहा है, तो अंडमान निकोबार का क्षेत्र, अंडमान निकोबार का क्षेत्र इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में यानी तीसरे नंबर किसका आता है भारत में? अंडमान निकोबार का क्षेत्र आता है। तो प्रथम नंबर किसका होगा? सुंदरबन डेल्टा का। द्वितीय नंबर किसका होगा? गुजरात का। और तीसरा नंबर है अंडमान निकोबार में, यानी कि एक क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अपने रखते हैं मैंग्रोव बायोम के अंतर्गत। उसके बाद में कुछ जो रिपोर्ट आई है 2017 में, उस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज्यादा क्षेत्र मैंग्रोव में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, वो क्षेत्र हुआ है जैसे महाराष्ट्र, यानी कि गुजरात से नीचे क्या है? महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिले? इस प्रकार के मैंग्रोव वन देखने को मिले हैं। और महाराष्ट्र ही याद रखना, नोट करके लिखना है अपनी नोटबुक में। महाराष्ट्र ही भारत का ऐसा प्रथम राज्य बना है जिसने क्या किया है? इसको संरक्षण प्रदान किया है। इसको क्या किया है? संरक्षण प्रदान किया है। यानी जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अगर कोई भी काटता हुआ मिलेगा तो 3 से 4 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो संरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। और उसने ये किसके अनुसार किया था? उसने किया था कि 2005 में बंबई हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार उसने ये घोषणा की थी और इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था, यानी रिजर्व बायोम घोषित क्षेत्र कर दिया था इसको। तो महाराष्ट्र का पहला स्थान आया 2017 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? सुंदरबन में। फिर इनके नाम लिखने कहां पर कौन सा क्षेत्र है, ये एग्जाम में आए हुए, इनके नाम आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल का सुंदरबन किसके अंतर्गत है? मैंग्रोव बायोम के अंतर्गत है। फर्स्ट कौन सा है? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। उसके बाद में जो सेकंड नाम लिखना है उड़ीसा। उड़ीसा में भीतरकनिका अभ्यारण्य, उड़ीसा में भीतरकनिका अभ्यारण्य। तीसरा चिल्का झील उड़ीसा के अंतर्गत ही है, चिल्का झील उड़ीसा के अंतर्गत ही है। फिर गुजरात में कच्छ के रण की खाड़ी और दूसरा है खंबात की खाड़ी। ये किसके अंतर्गत रखी गई है? ये गुजरात के अंतर्गत है। उसके बाद में केरल में, केरल आपको शायद नहीं दिखने का, केरल में वेवनाड झील, जिसमें नौका विहार यानी कि नौका आपकी नौका की क्या होती है? प्रतियोगिता होती है जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। तो वो कहां पर है? केरल में, वो इसके अंतर्गत रखी गई है वेवनाड झील। फिर कन्नूर कहां है? केरल में, वो भी इसी के अंतर्गत रखी गई है। वो भी किसके अंतर्गत रखी गई है? इसी के अंतर्गत रखी गई है। तो ये सारे क्षेत्र। और उसके बाद में आपका तमिलनाडु का क्षेत्र, पुलकिट झील, जहां पे श्री हरिकोटा स्थित है, पुलकिट झील इसी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? मैंग्रोव बायोम के अंतर्गत रखी गई है। ये सारे क्षेत्र अपनी नोटबुक में लिख लेना, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आजकल एनवायरमेंट का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है जब से लॉकडाउन हुआ है, तो अपनी ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस हो तो एनवायरमेंट पे कर लेना, क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे खुद ही। ये क्षेत्र आपके हो गए और इन क्षेत्रों पे आपको क्या करना है? फोकस करना है। 1987 से 1987 से भारत सरकार इस रिपोर्ट को जारी कर रही है। इसके बाद में एस्चुरी क्या थी? ज्वारनमुख,
एस्चुरी क्या थी? जवारन्मुख। कुछ नदियों के नाम बता रहा हूं मैं, जैसे आपकी ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, जो किससे होकर बहती है? एस्चुरी से होकर, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। कहां पर गिरती है? महाराष्ट्र गुजरात के दोनों के आसपास के क्षेत्र में ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और जहां पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है वहां पर एस्चुरी होता क्या? सबसे पहले तो बात यही है, एस्चुरी वह क्षेत्र होता है समुद्र से लगता हुआ जहां पर अवसाद का निर्माण न हो। अवसाद जहां पर होगी वहां पर हमेशा नदी डेल्टा का निर्माण करेगी। जैसे कृष्ण नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नहीं है, कृष्णा, कावेरी और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किसका निर्माण करती है? एक प्रकार से अवसादों का निर्माण कर डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर किसका निर्माण है? एस्चुरी का निर्माण, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऐसी नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही प्रमुख नदियों में जो एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि अवसाद नहीं लाती है एक प्रकार से। तो ये क्या है? यहाँ पर इनके द्वारा एस्चुरी का निर्माण होने से यहाँ पर समुद्र का जो जल है वो साफ स्वच्छ नजर आता है। वो क्या आता है? साफ स्वच्छ नजर आता है। जबकि आपने अगर बंगाल की खाड़ी का जल देखा होगा तो बहुत ही गादला रूप होता है, यानी कि बहुत ही मटमैला होता है। उसका कारण क्या है? कि कोई नदी बहुत सारी अवसाद लेकर कहां पर अपना पानी डालती है? बंगाल की खाड़ी में डालती है। जबकि इधर मैंने अभी बताया कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण यानी कि मैंग्रोव बायोम यहाँ पर स्थित है और अन्य वनस्पति पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक है उन्हें एस्चुरी अपने अंदर समेट लेती है और समुद्र के और नदियों के पानी को साफ रखने में काफी कारगर साबित हुई है। तो कौन कौन सी नदी है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी को इसके अंतर्गत रखा गया है। एक और नदी है मांडवी नदी। एक और नदी कौन सी है? मांडवी नदी इस प्रकार की नदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। आगे हम वर्ष 2017 की रिपोर्ट पढ़ेंगे कि हमारे वनों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अगर बात करें तो वन कितने प्रतिशत थी हमारे यहाँ पर? पहले जो पढ़ते थे 21.33%, यानी 21.33%, लेकिन अब 2.54%। वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार 21.54% क्या पाई जाती है? वनों की प्रतिशतता पाई जाती है भारत के अंतर्गत। लेकिन रखनी कितनी है? 33.3% हमें रखनी है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद देहरादून स्थित वन सर्वेक्षण विभाग इसकी क्या करता है? सर्वे करता है। ठीक है, और उस सर्वे के अनुसार हमें बताता है कि भारत में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं और कितनी हमें आवश्यकता है। मैदानी क्षेत्रों में 25% वनों की आवश्यकता होती है, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो सघनता पाई जाती है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो सघनता पाई जाती है वो सघनता कहां पर सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा अगर सघन वन पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि फैले हुए क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का नंबर प्रथम है। प्रथम नंबर अगर फैले हुए वन के अनुसार करें तो मध्य प्रदेश का है, जबकि सघनता के अनुसार यानी सटे हुए अनुसार तो वो किसकी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा है। फिर आपको अन्य नाम लिखने, अन्य नाम कौन कौन से लिखने? कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं उनके नाम अपनी नोटबुक में लिख लेना। जैसे सबसे पहला नाम है राष्ट्रीय कृषि वानिकी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में सेकंड है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान केंद्र, ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में जो भौगोलिक क्षेत्र की गणना करती है राष्ट्रीय वन नीति 1952 से 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.3% की आवश्यकता है जो विश्व के अनुसार रखी गई है। उसके बाद में जो भारत में प्रथम वन रिपोर्ट, भारत की प्रति व्यक्ति वनों का औसतन जो हेक्टेयर में है 0.1 से
सॉरी 0.2 से 0.11 हेक्टेयर माना गया है। 0.2 से 0.11 हेक्टेयर माना गया है। उसके बाद में भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी जन्मदाता थे किसके? वन महोत्सव के। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्य कब से शुरू किया? भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्य कब से शुरू किया? 1950 से। और जैसे मैंने पहले बताया था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका, भूटान एक ऐसा देश है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% वनावरण को बनाए रखने का प्रावधान रखता है। यानी 70% उसका भूभाग कैसा होना चाहिए? वनों द्वारा संरक्षित होना चाहिए, ऐसी उसकी रिपोर्ट है। उसके बाद में जो विश्व का सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, यानी जहां पर वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, सूरीनाम, गेबोन और सेशल्स। सूरीनाम, गेबोन और सेशल्स। सेशल्स एक द्वीप है जो कि मेडागास्कर के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि मेडागास्कर के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर क्या है? मेडागास्कर है और इसी के पास में यहाँ पर ये क्या है? सेशल्स है। यहाँ पर क्या है? सेशल्स है। ये सेशल्स है और ये मेडागास्कर का क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है। ये कुछ रिपोर्ट है जिनके द्वारा इनका क्या है? इससे ताल्लुक रखा गया है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय वनों के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। भारतीय वनों के प्रकार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर चल रहा हूँ एनवायरमेंट से संबंधित। आप एक भी वीडियो मिस मत करना, और जो पहली वीडियो है अगर किसी ने नहीं देखी है वो भी देखना, ठीक है। धन्यवाद।